किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। देश की सभी ग्राम पंचायतें की जाएंगी ऑनलाइन। सोलर लाइट से जगमग होंगे उत्तर प्रदेश के अंधेरे में डूबे गांव। केंद्र सरकार ने शुरू की नई फसल बीमा योजना। महिला प्रधानों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई योजना। जरीब और गुनिया की जगह अब ईटीएम मशीन से की जाएगी जमीन की माप। और माइनरों की सफाई में महिला मजदूरों को दिया जाएगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज विभाग के निदेशक उदयवीर सिंह यादव ने बताया कि विकास कार्यों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। जल्द ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इसके जरिए शौचालय की तरह ही नाली, सड़क, खड़ंजा, तालाब की खोदाई, मिट्टी पटान जैसे तमाम कार्यों की फोटो वेबसाइट पर अपलोड होगी। इससे यह आसानी से पता चल जाएगा कि मौके पर काम हुआ है या नहीं। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पंचायतों के विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के मकसद से 11 एप्लीकेशन लागू करने की बात कही थी। इसमें 10 एप्लीकेशन अस्तित्व में आ गई हैं। राजधानी लखनऊ के जिन ग्रामीण इलाकों में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी है, वहां सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का काम नेडा करेगा। इन गांवों में सोलर हाई मास्ट लगाए जाएंगे, जिसकी रोशनी से तमाम घरों पर तक उजाला पहुंचेगा। सोमवार को सीडीओ उमेश मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत बिजली से वंचित ग्राम पंचायतों की लिस्ट तैयार कराई जा रही है। इसके लिए सभी ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारी, नगर पंचायत अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी से भी सूचना मांगी गई है। उन्होंने कहा कि मोहनलालगंज, गोसाईगंज और बक्सी का तालाब ब्लॉक के कुछ गांवों में बिजली न होने की सूचना मिली है। लिहाजा ऐसे गांवों में वरीयता के आधार पर सोलर हाई मास्ट लाइट्स लगवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि उन गांवों में भी अंधेरा दूर हो सके। शासन ने सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था के तहत सोलर हाई मास्ट लगवाने का निर्देश दिया है। योजना की शुरुआत इसी साल में होने जा रही है। पहले फेज में प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए कुल 3400 सोलर हाई मास्ट लाइट्स का आवंटन किया गया है। लिहाजा एक जिले के हिस्से में 45 लाइट्स आएंगी। केंद्र सरकार ने कम प्रीमियम पर फसल बीमा देने के लिए नई फसल बीमा योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम दिया गया है। इसके तहत किसानों को ज्यादातर फसलों के लिए बीमा की रकम का 1.5% से 2.5% तक ही प्रीमियम देना होगा। इसमें किसानों को फसल के साथ लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। मौजूदा समय में किसानों के लिए 2 फसल बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें उन्हें कुल बीमा राशि का 15% प्रीमियम देना होता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन दोनों बीमा योजनाओं का स्थान लेगी। फिलहाल यह बीमा योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 45 जिलों में लागू की जाएगी। अब सरकार हर महिला प्रधान को ट्रेनिंग देगी। इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी तैयार कर लिया है। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार करने का काम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को दिया गया है। गुरुवार को महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। महिला प्रधानों को सशक्त करने और प्रधानपतियों से छुटकारा पाने के लिए मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। मेनका गांधी ने कहा कि महिलाओं को पंचायतों में रिजर्वेशन मिल गया और अब 2 लाख गांवों में महिलाएं प्रधान भी बन गई, लेकिन ये महिलाएं इससे आगे नहीं जा पा रही हैं। जब ये महिलाएं प्रधान बनती हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है और वह अपनी पावर अपने पति को या घर के पुरुष सदस्य को सौंप देती हैं। इस तरह प्रधानपति अपने हिसाब से काम करते हैं और ये महिलाएं कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाती। यही वजह है कि महिला प्रधान कभी कोई विधायक या सांसद नहीं बनी। इसीलिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार कराने को कहा था, जो अब तैयार हो गया है। ग्रामीण इलाकों में जमीन की नाप जोख के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जरीब और गुनिया का इस्तेमाल बंद होगा। इनके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन का इस्तेमाल होगा। यह कदम जमीन की पैमाइश में होने वाली धांधलियों को रोकने और जमीन की सही माप के लिए उठाया गया है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जिला प्रशासन राजस्व कर्मियों को मशीन संचालन की ट्रेनिंग देगा। इसके लिए 1 साल का समय रखा गया है। राजस्व परिषद के स्टाफ अफसर शुभ्रांत शुक्ला के मुताबिक वर्ष 2017 तक पूरे प्रदेश में ईटीएम के साथ नाप की जाने लगेगी। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों की कुछ ताजा मंडी भाव पर। धान। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ 1450 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 1510 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली 1500 रुपए, हरदोई 1505 रुपए,
फैजाबाद 1410 रुपए प्रति क्विंटल। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 2000 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 2050 रुपए, रायबरेली 2010 रुपए, हरदोई 2030 रुपए, फैजाबाद 2060 रुपए। और अब बात गेहूं के भाव की। लखनऊ 1630 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 1590 रुपए, रायबरेली 1600 रुपए, हरदोई 1590 रुपए, फैजाबाद 1580 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 5400 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 5310 रुपए, हरदोई 5350 रुपए, फैजाबाद 5390 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 2820 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 2805 रुपए, रायबरेली 2840 रुपए, हरदोई 2800 रुपए, फैजाबाद 2750 रुपए प्रति क्विंटल। और अब बात सब्जियों के भाव की। आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 550 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 520 रुपए, रायबरेली 515 रुपए, हरदोई 530 रुपए, फैजाबाद 505 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आपको फसलों के उत्पादन से संबंधित जानकारियां तो देते ही रहते हैं। इसके साथ ही फसल उत्पादन के अतिरिक्त और कौन कौन से आप कार्य करते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़े, इसकी भी जानकारी देते हैं। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते आज हम बात करेंगे हमारे मत्स्य पालक किसान भाइयों के लिए कि मछली पालन में होने वाली बीमारियां, उनकी पहचान और नियंत्रण के उपाय। आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री सुनील कुमार सिंह जी। आप संयुक्त निदेशक हैं मत्स्य निदेशालय लखनऊ में। आपका स्वागत है सुनील जी सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए कि मत्स्य पालन करें, उनको बेहतर उत्पादन मिले, लेकिन उसके लिए जानना होगा कि कारण क्या है बीमारियों के मछली में होने वाले। तो शुरुआत हम इसी से करते हैं कि क्या कारण होते हैं कि बीमारियां हो जाती है हमारी मछलियों में। देखिए, मछलियां, हर प्राणी एक तरीके से एक निश्चित वातावरण में रहता है। उस वातावरण में यदि कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव का प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ता है, उसकी शारीरिक स्थिति पर भी पड़ता है। क्योंकि मछलियां पानी में रहती हैं और इनका तापमान जो सामान्य होता है पालन के लिए पानी का, वो तापमान 26 डिग्री से 36 डिग्री के बीच होता है। ठंड के मौसम में तापमान बहुत कम हो जाने के कारण से वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं उसमें ऑर्गेनिक लोड तालाब में ज्यादा बढ़ जाता है और उनकी जो कार्यशैली होती है, जो उनकी दिनचर्या होती है, उसमें भी बदलाव आता है, शिथिल हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें तरह तरह की बीमारियों के लक्षण पाए जाते हैं। मुख्य कारण ये होता है कि जब भी हम उनके अनुकूल वातावरण में कोई भी परिवर्तन देखते हैं तो वो बीमारी से वो ग्रसित हो सकती हैं। जैसे तापमान का घटना या आवश्यकता से अधिक बढ़ना, दोनों ही स्थितियों में मछली बीमार हो सकती हैं। वह कोई ऐसी बीमारी युक्त मछली के तालाब में प्रवेश कर जाना या परजीवियों के तालाब में संक्रमण के कारण से भी वो उसका असर मछलियों के ऊपर पड़ता है। तो मुख्य कारक यह है कि जो उनका वातावरण में बदलाव है। इसके अलावा जो किन्हीं कारणों से मछली तनाव में आ गई, स्ट्रेस में आ गई, तो उसका भी असर उनके ऊपर पड़ता है। उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। तो ये कुछ मुख्य कारण जो वातावरण है आसपास का बहुत असर करता है। इसके साथ ही कुछ न कुछ कारक भी होते हैं जिनके द्वारा बीमारियां हो जाती हैं हमारी मछलियों में। तो कौन कौन सी हैं प्रमुख बीमारियां और कारक क्या हैं, लक्षण कैसे पहचाने किसान भाई? मुख्यतः मछलियों में बीमारी के 4 कारक हो सकते हैं जी। जैसे परजीवियों के माध्यम से जो एक अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी अगर मछलियों को आ जाए, उन पर आक्रमण कर दें, अटैक कर दें, उस कारण से मछलियां रोगग्रस्त हो सकती हैं। दूसरा कारण जो जीवाणु हैं उनके कारण से, इनको बैक्टीरिया, उनके कारण से भी बीमारी फैलती हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि उसमें जो है विषाणु, जो वायरस जनित बीमारियां हैं, उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। और इसके अलावा फफूंदी के कारण से भी मछलियों को बीमारी फैल सकती है। ये 4 मुख्य कारण हैं जो मछलियों में रोग फैला सकते हैं जी। तो आपने पहला कारक बताया कि अंतःवाह्य परजीवी, तो इससे क्या लक्षण आएंगे, कौन कौन सी बीमारी का नाम क्या होगा, कैसे जाने किसान भाई? देखिए, मछलियों में जो लक्षण आता है कि जो मुख्यतः ये होता है कि मछलियां किसी भी प्रकार से बीमार होती हैं, उनके शारीरिक जो कार्यशैली है उसमें जो प्रभाव आता है उसमें होता है कि एक तो तालाब की सतह पर वो ऊपर आ जाती हैं, मुंह उनका ऊपर निकला होता है, कोई भोजन ग्रहण नहीं करती हैं और इसके कारण से, और उस एक झुंड में रहती हैं और झुंड में ही पानी के ऊपर आ करके वो बिना कुछ खाए आप भोजन भी दे रहे हैं तो भी उसको ग्रहण नहीं कर रही हैं। शारीरिक लक्षण भी उनके प्रदर्शित होते हैं, जैसे उनके ऊपर सफेद जो जुए की बीमारी लग जाती है या लाल घाव आ जाता है, या वो जो है आप जो शरीर जो है उनके सल्क जो होते हैं छिलके वो उचड़ने लगते हैं और उसके अंदर जो है पानी जैसा भर जाता है और आंखें लाल हो सकती हैं, या उनके जो पंख हैं उसके किनारे पर सड़न हो सकती है लाल लाल, और धीरे धीरे वो सड़न के कारण से वो घाव बन जाता है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो चारों प्रकार की बीमारियों से प्रदर्शित होती हैं। मछलियों में खजुली की बीमारी भी होती है, जो अपने शरीर को तट के बंधों से खजुली करती हुई चलती हैं, शिथिल हो जाता है तो उनके पर उसका दुष्प्रभाव उनके शारीरिक उस पर पड़ता है जी। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए अंतः परजीवी बीमारी जो होती है वो उससे बाहरी लक्षण तो नहीं दिखाई देगा। उनको जब मछलियों को अगर उनको हम अंदर से उनका पेट चीर कर देखें तो पाएंगे कि उनके यहाँ अगर लीवर या जो वो है वो डैमेज हो रहा है, खाने के जो आहार नाला है
उसके बाहर और शरीर की जो बॉडी के अंदर का जो हिस्सा है वो फूला हुआ है या आहार नाल सड़ रहा है, तो उसका असर पड़ता है। उसमें छोटे छोटे जो केचुए जैसे छोटे छोटे वो भी पाए जाते हैं, जो कि आपके वो पैरासाइट्स होते हैं जो आपके वो उसमें पाए जाते हैं, केचुए जैसे जो होते हैं। जी जी। तो वो देखने पर आपको मालूम होते हैं। वो इंडो पैरासाइट्स तरह 2-3 प्रकार के हो सकते हैं मुख्य रूप से। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा जो उनके में बीमारी पाई जाती है इक्टो पैरासाइट, जो बाह्य परजीवी होते हैं, उनके अंदर जो है मछलियों में जुएं लग जाते हैं। वो हुक से अपने उनके शरीर खाल में चिपक जाते हैं, जिसको हमको आर्गोलोसिस बीमारी के नाम से जानते हैं। और उनके शरीर के ऊपर ये चढ़ के उनके मांसपेशियों में उनको जा करके और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और उनके शरीर के जो ताकत है वो उससे उनका पोषण होता है। तो ये वो मछलियां भी कमजोर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपने सबसे जो संक्रामक सूक्ष्म जीव हम बात करते हैं, विषाणु वायरस की बात करते हैं, तो विषाणु जनित कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे? जो विषाणु जनित बीमारियां होती हैं उसमें गलफड़ों के किनारे जो उनके जो गलफड़े होते हैं, जो लाल रंग के उनके होता है, वो सफेद, उसमें धीरे धीरे वो लालिमा कम होने लगती है और श्लेष्मा जो है ज्यादा जमने लगती है। इनके आंखों के किनारे जो है लाल लाल, जो विशेष करके भाकुर मछली जो कतला बोली जाती है, उनकी आंखें जो है बाहर की ओर निकलने लगती हैं। तो ये कुछ बीमारियां ऐसी जिसके बाद भी उनकी आंखें भी अंधी होने लगती हैं। तो ये तो जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण से ये बीमारी हो सकती है। तो इस तरह की बीमारी का जो लक्षण है वो पाया जाता है। उनके धीरे धीरे इनके आंतरिक जो शक्ति है वो भी कमजोर होने लगती है, और मछलियां खाना पीना छोड़ देती हैं, शिथिल हो जाती हैं, और धीरे धीरे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये संक्रामक भी होगी सर कि एक मछली से दूसरी मछली को विषाणु जनित है, संक्रमण भी होता है? संक्रमण भी होता है। अगर कोई ऐसी मछली आ गई, या हमने कोई भोजन में कोई, जैसे मछलियों को जो प्राकृतिक आहार गोबर किससे बनता है, गोबर के साथ भी कोई अगर विषैला पदार्थ तालाब में आ गया, परजीवी आ गया, जिसके कारण से भी ये रोग लग सकता है। ज्यादातर ये जाड़े के वक्त में विशेष ध्यान देना होता है, जैसे इस समय जाड़े का वक्त चल रहा है और इस समय सूरज की रोशनी भी कम रहती है, और ऐसी स्थिति में सूरज की रोशनी तालाब में पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाती और दिन भी वो छोटा होता है। तो उस कारण से जो कार्बनिक पदार्थ तालाबों में भोजन के माध्यम से हम लोग देते हैं, या गोबर इत्यादि के सड़न से जो पैदा होता है, उसका चयापचय सही तरीके से नहीं हो पाता है। मेटाबॉलिज्म रेट जो मछलियों की होती है वो कम हो जाती है। उस कारण से भी मछलियों को रोग लगने की संभावना अधिक हो जाती है। तो जो आपने लक्षण बताए हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है हमारे मत्स्य पालक किसान भाइयों को। इसके साथ ही जीवाणु जनित आपने बीमारियों की बात की थी, कैसे पहचाने इसको? जीवाणु जनित बीमारियों में तो मछलियों के जो सल्क होते हैं वो धीरे धीरे लूज होने लगते हैं, छिलके उतरने लगते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है उनके में लाल चकत्ते की बीमारी भी फैलने लगती है। और इसके साथ ही साथ उनके पेट में पानी भी भर जाता है, जिस ऐसी बीमारी ड्राप्सी के नाम से जानते हैं। और मछलियां फिर धीरे धीरे खाना छोड़ देती हैं और अपना जो उनकी जो गतिशीलता होती है वो भी मंद हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये ऐसी बीमारियों में मछलियों का जो ज्यादातर जो है ये बैक्टीरिया जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं। बिल्कुल। आपने चौथा जो कारक बताया फफूंदी जनित, तो फफूंदी में कौन कौन से क्या लक्षण आएंगे, कैसे पहचान सकते हैं? फफूंदी में इसमें थुथुन के सामने सफेद दाग बनने लगता है जी। और इसके अलावा जब कोई घाव, जैसे मछली के जुए हैं, या सफेद दाग पड़ने लगते हैं, या छिलके सड़ने लगते हैं, या पंख भी सड़ के गिरने लगते हैं, तो फिर उनके बाद द्वितीय जो अटैक होता है, दूसरी जो बीमारी, प्रारंभिक बीमारी के बाद फफूंदों के द्वारा जो उनके पास बीमारी फैलती है, तो फिर वो घाव ऐसा बनता जाता है जो कि एकदम तरह से वो भरने लायक नहीं रहता। ऐसी मछली का तालाब में रहना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तालाबों का नियमित परीक्षण और मछलियों का रोकथाम के लिए उनका निरीक्षण करना आवश्यक है। जैसा कि आपने बताया कि सूक्ष्म जीवों से ही होने वाली ज्यादातर बीमारियां हैं, बड़ी घातक हैं, तो रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, तालाब में मछलियां जो पाली जा रही हैं उसके लिए तो मुख्य तालाबों में एक तो हमें को नियमित उसका निरीक्षण करना चाहिए, और रोगग्रस्त बीमारी वाली मछलियों को अलग से निकाल देना चाहिए। तालाब में ताजा पानी
2 घंटे से 3 घंटे जरूर डालना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। इससे घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से मछलियों को थोड़ा सा सहायता मिलती है। बुझा हुआ चूना अगर 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक सप्ताह के अंतराल पर इनमें डालें, और उसके कारण से जो पानी का पीएच भी है वह भी थोड़ा अल्कलाइन हो जाता है, तो जो अम्लीयता होती है कार्बनिक पदार्थ की अवस्था से वो भी संतुलित हो जाती है। और इसके साथ लाल दवा जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, वो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 मीटर गहराई के तालाब में इसका छिड़काव करने से मछलियों को तत्काल एक तो ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, और उसके साथ ही साथ उनके जो बाह्य परजीवी हैं और इक्टोपैरासाइट और उसके साथ ही साथ जो अंतः परजीवी भी हैं उनको भी सहायता मिलती है। भोजन के साथ अगर इनको 1 किलोग्राम जो पूरक आहार देते हैं मछलियों को, जो दर के हिसाब से अगर हम उनको मछलियों को पूरक आहार देते हैं तो 1 किलोग्राम में अगर हम 80 से 100 मिलीग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन के जो दवा मिला करके खिलावें तो अंतः परजीवी जो उनको बीमारी फैलाते हैं मुख्य अंदर तरफ उनका नाश हो जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी हमारे जो मत्स्य पालक किसान भाई हैं, और इन जानकारियों को हम आशा करते हैं कि अगर प्रयोग करते हैं तो अवश्य उनकी मछलियां स्वस्थ होंगी, उत्पादन बेहतर होगा। आपने बहुत ही लाभदायक जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाई और मत्स्य पालक भाई जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारियां बताई हैं बहुत ही फायदेमंद है हमारे मत्स्य पालक किसान भाइयों के लिए। हम आशा करते हैं इनका आप उपयोग भी करेंगे, साथ ही उचित आप लाभ भी कमा सकते हैं स्वस्थ मछलियों के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी के बाद पेश है आज के कृषि आधारित मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 92% तथा न्यूनतम 7% रही। मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोए गए गेहूं में दूसरी सिंचाई कर दें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु किसान भाई क्लोरोपाइरिफास 20 सीसी 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से सिंचाई के साथ छिड़काव कर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि सरसों की फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। यदि प्रकोप अधिक हो तो रोगोर या क्विनालफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। चने की फसल में फली बेधक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 10 से 15% फूल खिल गए थे। टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पाली घरों में रखें। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 सप्ताह से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। पौधों की छोटी क्यारियों में रोपाई करें। पौधों की रोपाई अधिक गहराई में ना करें तथा कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। गोभी वर्गीय फसल में हीरा पीट इल्ली, मटर में फली छेदक तथा टमाटर में फल छेदक की निगरानी हेतु फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ खेतों में लगाएं। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।